हाँ तो भाई क्लास 9th अब तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स का टाइम है, ठीक है ना। ये तुम्हारे बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखे हुए सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब तुमको ये सारे क्वेश्चन आंसर लिखने मैं एक एक करके तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो अपनी बुक निकाल लो, उसमें तुमको क्वेश्चंस दिख जाएंगे, मैं आंसर बता रहा हूँ, मैं पेजेस सेंड कर दूंगा, तुमको अच्छे से कॉपी में लिखने हैं, बता रहा हूँ कैसे लिखने हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये था ना, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तुमको प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना था, ठीक है। तो ऐसे ही तुमको क्वेश्चन लिख के कॉपी में, फिर सॉल्यूशन 1 ऐसे लिख के, क्वेश्चन 1 लिख के सॉल्यूशन 1, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टेबल बनानी है ऐसे ही कि प्रेजेंट, नीचे है ना ये पॉइंटर है, प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, जो शेल होती है उसमें मिलता है ना। तो प्रेजेंट होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस के बाहर। तो ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ये है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये दोनों के दोनों तो अंदर मिलते थे ना, न्यूक्लियस के पी और एन बनाते थे, और ये शेल में मिलता था, ये वही है। ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। अब द मास इज नेग्लिजिबल, इसका मास बहुत कम होता है, मैंने पहले भी बताया था तुमको। द मास इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज द मास ऑफ एन एटम। अप्रोक्सीमेटली, मैंने उत्तर बताया था ना, उसने ये अप्रोक्सीमेट नहीं लिख रखा था, एक क्वेश्चन था एक, तो अप्रोक्सीमेट जरूर लगाते हैं क्योंकि लगभग है ये, ठीक है ना। तो पूरा एग्जैक्ट इतना नहीं होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, ठीक है ना। द मास इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटोन, इसका मास प्रोटोन के मास के लगभग इक्वल होता है, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि इसका मास नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर। अच्छा, ये जे थॉमसन तो तुम्हारा है नहीं ना, इसको नहीं करना है। तो भाई ये तुम्हारा ये तो है नहीं पूरा ऊपर का क्वेश्चन नंबर 5 थॉमसन रदरफोर्ड, ये तो है नहीं, इसको नहीं करना है। ये करना है तुमको ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट। पहले 18 एलिमेंट की तुमको जो रूल्स हैं उनको समराइज करना हैगा कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं, ठीक है। देखो अच्छे से, कितना अच्छे से लिखा हुआ है तुम्हारा, इतना अच्छे तो बोर्ड पे भी नहीं लिखा होता। द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स आर। जो रूल्स हैं किसके लिए? फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को राइट करने के लिए उनके रूल्स, तो मतलब उनको लिखने के लिए। इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, अलग अलग शेल्स में पहले 18 एलिमेंट के लिए वो ये हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट ए शेल कैन अकोमोडेट इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्म। ये वही है जो तुमने पीछे करे थे ना, एनसीईआरटी में आया था वो, ठीक है। अच्छा, यानी कि डी 2n इसको ये समझाया था ना मैंने, तो फॉर्मूला इसका 2n² है और ये n ऑर्बिट है इसमें, और द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट ऑफ n = 1 इज गिवन बाय ये पूरा एनसीईआरटी में था नहीं। हाँ, अब आगे तुम्हारा ये सिमिलरली फॉर द सेकेंड ऑर्बिट इट इज़ 2n² - 2, ये पूरा बुक में है तुम्हारा, ठीक है। फॉर थर्ड ऑर्बिट इट इज़ दिस एंड सो ऑन। द आउटरमोस्ट ऑर्बिट कैन अकोमोडेट ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटरमोस्ट है वो कितना? 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। शेल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्टेप वाइज मैनर, दैट मीन्स इनर शेल्स आर फिल्ड फर्स्ट देन द, यानी कि मतलब है पहले अंदर भरी जाएंगे उसके बाद बाहर का, इन द आउटर शेल्स। इसका मतलब है कि जैसे कि तुम जैसे बताया था ना मैंने कि पहले अगर जो 2 शेल है किसी में, तो पहले 2 पूरे होंगे उसके, ये नहीं कि पहले में 1 आ गया अगले में तुमने 2-3 भर दिए। तो यानी कि अगर किसी के 2 शेल हैं तो उसमें पहले अंदर वाली पूरी होगी, उसके बाद बाहर में भरा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो तुम, अभी तो था तुम्हारा डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लेके तुमको वैलेंसी को डिफाइन करना है। तो कितना अच्छा वर्ड और लैंग्वेज में लिखा हुआ है पूरा तरीके से, एकदम ऐसे ही लिखना है तुमको, सीखना है इसको। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। पहले इसकी डेफिनेशन दे दी, क्या कहते हैं? वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी की भी कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट की। अब वैलेंसी ऑफ एन एटम कितना होता है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम। आउटरमोस्ट शेल में उसके जितने एटम होते हैं उसकी वैलेंसी होती है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, एटम की।
इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू 4, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में एटम की एलिमेंट में ऑफ एन एलिमेंट की इज लेस देन और इक्वल टू 4, अब देखो क्या होगा, मैं तुमको बता रहा हूँ ये क्या मतलब है इसका। अगर देखो ये 4 है या 4 से कम है, ठीक है ना, 4 है या 4 जैसे ना, इसमें थोड़ा सिंपल दे रखा है। 4 से कम वाले का मतलब क्या होता है, तो किसी में 3 हो तो या तो किसी को हुआ था ना, अगर किसी की लास्ट शेल में देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो उसको या तो 5 क्या करने हैं, लेने हैं, 3 देने हैं, तो 3 देने आसान है। तो ये वही बात कह रहा है कि देखो कि 3 अगर कर रहे हैं तो 3 वो छोड़ देगा, वो तो तुम्हारा लूज और गेन की बात थी। अब इसने पूछा है कि 4 का क्या होगा, तुम्हारे भी सोच रहे होंगे। देखो 4 का थोड़ा अलग केस होता है, अलग केस नहीं है तो इसका भी वही, लेकिन देखो क्या है, इसकी वैलेंसी जैसे 4 है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम इज ग्रेटर देन, अरे ये तो ऊपर डिफाइन नहीं करा इसने, मैं ही बता देता हूँ। देखो अगर ये 4 है तो वो उसी के बराबर हो जाएंगी, यानी कि जितनी या 4 है या 4 से ज़्यादा है तो वो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी उसकी वैलेंसी। हमको लूज और गेन थोड़ा बताना है, वैलेंसी बतानी है। हमको क्या मतलब है, वैलेंसी डिफाइन है ना, इसने लूज और गेन तो पूछा नहीं। अच्छा, अगर इससे ज़्यादा हो, जैसे 5 हो तो क्या होगा, उसको 8 में से माइनस करना है। क्यों, अगर 5 है किसी के आउटर मोस्ट शेल में तो बताओ वो 5 देगा या 3 लेगा, 3 ले लेगा। तो 3 कैसे आया, पता कैसे लगा, 8 मैक्सिमम होते हैं ना, तो 8 में से 5 माइनस कर दिए, तो वही है ये। तो 8 माइनस इतना, सिंपल, ठीक है ना। ऑक्सीजन का कितना 6, तो 4 से ज़्यादा है तो 8 में से माइनस करके लिख दो, सीधा फॉर्मूला। तो यानी कि सिंपल इससे समराइज करके लिख दो, आप दिमाग में बना लो अपने कि अगर 4 या 4 से कम हो तो आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसकी वैलेंसी, और अगर उससे ज़्यादा है 4 से तो 8 में से माइनस करके लिख दो, ठीक है ना। अच्छा, देखो अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सारे क्वेश्चन था ना। अब देखो गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप, देखो क्या है ये परफेक्ट डेफिनेशन में, वो तो समझाना है तुम्हारा, ये तुम्हारा बिल्कुल ऐसे लिखना होता है तब तुम्हें नंबर मिलते हैं हर जगह, वरना नहीं मिलते। तो क्या कह रहा है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, जितने किसी में भी प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर, सिंपल। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन है 7 प्रोटॉन, thus it has an atomic number of, thus the atomic number of nitrogen is 7, ठीक है ना। पता है ना मैंने, Z इज इक्वल टू क्या होता है, P, Z क्या है एटॉमिक नंबर, P क्या है प्रोटॉन, खत्म। मास नंबर, इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट, इन द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। मास नंबर A क्या बताया था मैंने, A से रिप्रेजेंट होता था ना मास नंबर, क्या बताया था, क्या बताया था बताओ, ये तुमको खुद देखना है या मैं बताऊं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बताया था ना, P प्लस N, A इज इक्वल टू P प्लस N, तो वही तो लिख रहा है। ये डेफिनेशन में करके लिख दिया बस, मैंने तुमको शॉर्ट में वो बता दिया समझाने के लिए, कितना सिंपल है ना वो वाला। और ये वाला बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन में, लिखना ऐसे है, समझना वैसे है, ठीक है ना, ऐसे समझ लो बस। एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ बोरोन हैज़ 5 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स, तो उसका क्या होगा, 5 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो क्या होगा, A की वैल्यू कैसे निकलेगी, P प्लस N, यानी कि 5 प्लस 6 11। सो द मास, ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल सीधा लिख दिया, ऐसे लिखना है। एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ बोरोन हैज़ 5 प्रोटॉन, बताना भी था 5 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर बोरोन का कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। आइसोटोप्स क्या होता है, दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग क्या था आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, तो ऐसे लिखना है इसको, दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम दिख रहा है क्या, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम होता है इसका, देखता हूँ मैं इसके नीचे लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ भी है या नहीं, देखो ये तुम्हारा ट्रीटियम तो मिला है लेकिन वो कट गया हुआ, ठीक है ना, तो ऐसे ही बता देता हूँ मैं। तो ये होता है 1H1 1H2 और 1H3, ठीक है ना, ट्राई है ना, तो इसका याद रखना 1H3 है ये वाला, पता नहीं दिख रहा है या नहीं, 1H3, ये तुमको भेज दूंगा मैं, तो तब तो लिख ही लोगे।
अब देखो आइसोबार्स क्या होते हैं, इसको और करो। दे आर एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या बताया था, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर अलग, उसकी क्या कहते हैं उसको, देखना उसमें खोल के, आइसोटोप्स का तो उल्टा एक तरह से, मतलब उसका मैचिंग टाइप, ठीक है। दैट इज आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एग्जाम्पल, ये तो मैंने, ये तो बुक का ही एग्जाम्पल है तुम्हारा एनसीईआरटी का, कैल्शियम और आर्गन का, इन दोनों का क्या क्या होता है, एटॉमिक नंबर अलग है, जेड नीचे लिखा जाता है, इसका क्या है 20, इसका क्या है 18 और 40 दोनों का मास नंबर सेम। दो यूज ऑफ आइसोटोप देख लो। आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। जो गोइटर होती है ना, गोइटर समझ रहे हो ना बीमारी, अच्छा मैं तुमको फोटो दिखा दूंगा कैसे होता है कैसे नहीं, ठीक है। तो ये तो यूज़ है, सीधी सी बात है। कोई एक बीमारी ऐसे समझ लो गोइटर, और जो आयोडीन का आइसोटोप है यूज़ होता है ट्रीट करने के लिए गोइटर को। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीट, देखो कितना बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनको यूज़ करने के लिए आइसोटोप्स का यूज़ होता है, कैंसर की, गोइटर की, और दो बीमारी याद रख लो, इन दोनों बीमारी, गोइटर और कैंसर याद रखना, गोइटर और कैंसर बस दो बीमारी याद रख लो, इनकी आइसोटोप्स यूज़ होते हैं इन बीमारियों को ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, गोइटर किससे सही होता है, आयोडीन से, और देखो, और कैंसर का कोबाल्ट। ऐसे तो थोड़ा चीटिंग टाइप बताऊं, सी से कैंसर, सी से कोबाल्ट, और ये गोइटर है ना, आयोडीन है यहाँ पे, ये आई और ओ आ रहा है, देखो उल्टा आ रहा है ना, गोइटर में ओ आई है ना, तो इसका उल्टा करो आई ओ, और आयोडीन की स्पेलिंग में तो यहीं से होती है, तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तुमको तो बता रहा हूँ यहाँ तक क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं, कहाँ तक, ये रहे कैंसर तक, समझ रहे हो ना, कैंसर तक करने हैं, कभी बार बार कहो जो आज तक मैंने समझाए हैं, उसके बाद बाकी कल को दूंगा समझा करके, कैंसर तक करने हैं, ठीक है ना। चलो कॉपी में साफ साफ क्वेश्चन और आंसर उतार के, बंद हो जाए, अरे बंद क्यों नहीं हो रहा है।